हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 6 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि तांजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी के पास आते हैं, जहां इनोसुके ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा था। ग्योमी इन दोनों से कहता है कि शरीर में लेग्स और हिप सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कि शरीर का बैलेंस बनाते हैं, जिससे हम काफी मजबूत अटैक और डिफेंस कर सकते हैं। ग्योमी के यहाँ 3 तरह की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहली ट्रेनिंग में इन्हें वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर उसका प्रेशर झेलना होगा। दूसरी ट्रेनिंग में इन्हें लकड़ी के 3 बड़े बड़े लॉग्स को उठाकर चलना पड़ेगा। और तीसरी ट्रेनिंग में इन्हें एक बड़े से बोल्डर को धकेलना है। ग्योमी की ट्रेनिंग में इन्हें सिर्फ ये 3 सिंपल टास्क करने हैं। वो आग वाली ट्रेनिंग इनके साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें खतरा है। ये 3 टास्क सुन के ही जेनित्सु बेहोश हो जाता है। तो ग्योमी तांजीरो से कहता है कि उसे नदी में डाल दो। तांजीरो ऐसा ही करता है और जेनित्सु तुरंत चिल्लाते हुए जाग जाता है। असल में विंटर का मौसम था, इसीलिए नदी का पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था। जेनित्सु तुरंत नदी से बाहर निकल जाता है, लेकिन पानी से बाहर आने पर भी उसे जोर की ठंड लग रही थी। जेनित्सु को लगता है कि इतनी ठंड से तो वो मारा जाएगा। तभी जेनित्सु देखता है कि उसके पीछे बाकी स्लेयर्स पत्थरों पर लेटे हुए थे। इनमें मुराता भी था, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। मुराता जेनित्सु से कहता है कि पत्थरों पे लेट जाओ, वो गर्म है। ये सुनते ही जेनित्सु बिजली की तेजी से एक पत्थर पे जाके लेट जाता है। पत्थर पर लेटने से जेनित्सु को बहुत अच्छा लगता है, जैसे वो अपनी माँ की गोद में लेटा हो, और उसके आंसू निकल जाते हैं। तांजीरो वाटरफॉल की तरफ जाने लगता है और उसे भी पानी काफी ठंडा लग रहा था। तांजीरो देखता है कि इनोसुके अब भी झरने के नीचे खड़ा था। उसे देख तांजीरो को थोड़ा मोटिवेशन आता है। फिर वो नोटिस करता है कि इनोसुके ने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया है। तांजीरो को लगता है कि इनोसुके खड़े खड़े ही मर गया। वो तुरंत उसे नदी से बाहर लाता है और सीपीआर देके उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इनोसुके होश में आकर तांजीरो का नाम मांजीरो बुलाता है। इसके बाद तांजीरो झरने के नीचे खड़ा होने जाता है, जो कि बहुत मुश्किल था। मुराता तांजीरो से कहता है कि वो नेम्बुत्सु मंत्र का जाप करता रहे। इससे उसे फोकस करने में आसानी होगी और लोगों को पता चलता रहेगा कि वो होश में है। तांजीरो अब ऐसा ही करता है और बार बार मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर में तांजीरो भी गर्म पत्थर पे जाके लेट जाता है और कहता है कि झरने का पानी उसे सुई की तरह चुभ रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी भी उसे बहुत भारी लग रहा था, जैसे उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। मुराता कहता है कि तुम और वो सुअर के सिर वाला बहुत कमाल के हो, क्योंकि मुराता ने झरने के नीचे जाने में ही एक पूरा दिन लगा दिया था और अब भी वो आधे घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन वो ये ट्रेनिंग 10 दिन से कर रहा है, इसीलिए अब वो लकड़ी उठाने वाला टास्क करेगा। इसके बाद तांजीरो सभी के लिए मछली पकाता है। मछली खाते हुए इनोसुके कहता है कि ये पत्थर वाला हाशिरा तो कमाल का है, उससे पहली बार मिलने पर ही मैं डर गया था। तांजीरो देखता है कि इनोसुके मछली के साथ साथ मछली के सारे कांटे भी खाता है और अब तक वो ऑलरेडी 10 मछलियां खा चुका था। इनोसुके आगे कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ग्योमी पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे ताकतवर है। तांजीरो कहता है कि उसे भी यही लगता है, क्योंकि ग्योमी की सेंट बाकी हाशिरा से काफी अलग है और शायद उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी मैनिफेस्ट कर लिया होगा। पर जेनित्सु कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बूढ़ा आदमी खुद भी उस बोल्डर को नहीं धकेल सकता होगा, वो बस हम जैसे मासूम बच्चों को परेशान कर रहा है। और तभी जेनित्सु देखता है कि ग्योमी उससे भी बड़े बोल्डर को धकेल कर ले जा रहा था, जो देख सब हैरान हो जाते हैं। और ग्योमी उसी मंत्र का जाप कर रहा था। तांजीरो कहता है कि ग्योमी कितने कमाल के हैं, क्या मैं भी उनकी तरह बन सकता हूँ? ये सुन जेनित्सु भड़क जाता है और तांजीरो को मारते हुए कहता है कि तुम पागल हो क्या? अपना और उसका साइज देखा है? वो आदमी एक भालू के जितना बड़ा है, तुम उसके सामने बौने हो, तुम कभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। खाना खत्म करके इनोसुके कहता है कि वो जल्द ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा। उसे भी इतना पॉजिटिव देख जेनित्सु का दिमाग और खराब हो जाता है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु दोनों ही झरने के नीचे खड़े होते हैं और कुछ ही देर में जेनित्सु पानी में डूबकर बहने लगता है और तांजीरो जल्दी से उसे बचाता है। वो दोनों फिर से झरने के नीचे खड़े होकर पहली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद तांजीरो लकड़ी के लॉग्स उठाने जाता है और थोड़ी मेहनत के बाद वो इस ट्रेनिंग को भी पूरा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अपर रैंक 4 नाकीमे की आंखें स्लेयर्स का पीछा करने में लगी हुई थी। नाकीमे बताती है कि उसने अब तक 60% डीमन स्लेयर्स को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसे नेजुको का पता नहीं चला। नाकीमे के ठीक सामने
डीमंस का राजा मुजान बैठा हुआ था, जो कि नाकिमे की प्रोग्रेस से काफी खुश था। वो उसे कुछ नए एरिया में भी छानबीन करने को कहता है और नाकिमे वैसा ही करने लगती है। वो दूसरे एरिया के डीमन स्लेयर्स का पीछा करने लगती है। मुजान कहता है कि वो जल्द ही नेजुको और कागाया उबुयाशिकी को ढूंढ लेगा। अगले दिन तांजिरो उस बोल्डर को धकेलने की कोशिश करता है, पर वो उसे हिला तक नहीं पाता और उसकी चप्पल अलग टूट जाती है। तांजिरो फिर देखता है कि 3 स्लेयर यहाँ से जा रहे थे। वो बताते हैं कि ये ट्रेनिंग उनके लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड है, इसीलिए वो इसे बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो तांजिरो को बैकअप सपोर्ट जरूर देंगे। ये सुन तांजिरो उनका शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर ये लोग तांजिरो को पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वो अपना सारा ध्यान डीमन से लड़ने में लगा सकता है। मुजान की गर्दन काटने के लिए पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को साथ मिलकर लड़ना होगा। तांजिरो इसके बाद फिर से बोल्डर को धकेलने में लग जाता है। लंच में तांजिरो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है, जो कि बाकी स्लेयर्स को बहुत पसंद आती है। मुराता कहता है कि ये ट्रेनिंग करने से उसे समझ आ गया है कि हाशिरास के पास कोई साइड किक क्यों नहीं है जो कि हाशिरा के बाद उनकी जगह ले सके। हाशिरास की ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड होती है कि कोई उनके पास नहीं टिक पाता। जैसे जेनित्सु को ही देख लो, ट्रेनिंग की वजह से बेचारे की हालत खराब हो गई है। हाशिरास सच में कमाल के होते हैं और उनकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल की होती है। इसके बाद सभी तांजिरो के खाने की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर तांजिरो बताता है कि आखिर वो एक कोयले बेचने वाले का बेटा है। अच्छा खाना पकाने के लिए आग को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद वो सभी को ग्रिल्ड ओनिगिरीज खिलाता है, जिसे खाकर सबको अपने घर की याद आ जाती है, जैसे वो अपनी माँ के हाथों से बना खाना खा रहे हों। ये सब सुन तांजिरो को भी अपने परिवार की याद आने लगती है। करीब 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तांजिरो अब भी उस बोल्डर को नहीं हिला पाया था। वो जमीन पर लेटकर सोचने लगता है कि वो क्या गलत कर रहा है। डीमंस कभी भी हमला कर सकते हैं, तो उसे जल्दी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। तभी गैन्या यहाँ आता है और तांजिरो से कहता है कि तुम्हारे माथे का निशान तो और भी ज्यादा गहरा हो गया है। तांजिरो उसे देख चौंक जाता है और पूछता है कि वो कैसा है। गैन्या बताता है कि वो भी ग्योमी के यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। उसे सानेमी से बात करने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी गैन्या उससे बात करने पहुंच गया और फिर तांजिरो की सानेमी से लड़ाई हो गई। इसके लिए गैन्या को भी ग्योमी से काफी डांट पड़ी है। खैर, गैन्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तांजिरो का शुक्रिया करता है। तांजिरो पूछता है कि उसके सिर का निशान सच में गहरा हो गया क्या? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। गैन्या बोलता है कि जिन बुद्धुओं के साथ तुम रहते हो वो इस चीज को कहां से नोटिस करेंगे। मैं तुम्हें बाद में अपना आईना दे दूंगा, उसमें देख लेना। गैन्या आगे बताता है कि वो भी बोल्डर वाली ट्रेनिंग ही कर रहा है और वो इसे थोड़ा हिलाने में कामयाब भी हो गया है। ये सुनकर तांजिरो चौंक जाता है। गैन्या फिर तांजिरो से पूछता है कि वो रेपिटेटिव एक्शन वाली टेक्निक कर रहा है या नहीं, पर तांजिरो को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गैन्या कहता है कि ग्योमी इतना अच्छा टीचर नहीं है, तुम्हें उसे ध्यान से देखकर ही सब कुछ सीखना पड़ता है। गैन्या बताता है कि हाई कंसंट्रेशन पर पहुंचने के लिए इन्हें कुछ एक्शंस को बार बार रिपीट करना पड़ता है। जैसे गैन्या हमेशा नेम्बुत्सु मंत्र पढ़ता है। तांजिरो हंसते हुए कहता है कि ग्योमी भी हमेशा नामू नामू करते रहते हैं। वहीं ग्योमी पेड़ के पीछे छुपकर इन्हें देख रहा था। गैन्या अब यहाँ से चला जाता है और तांजिरो फिर से बोल्डर धकेलने की कोशिश करता है। रेपिटेटिव एक्शन करने से शरीर के सारे सेंसेस खुल जाते हैं। गैन्या को ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं आती, लेकिन रेपिटेटिव एक्शन करने से वो भी इस बोल्डर को हिला सकता है। इस टेक्निक को एक्टिव करने के लिए गैन्या और ग्योमी एक दुख भरी मेमोरी को याद करते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इससे उनके शरीर का तापमान और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शाम हो गई थी और तांजिरो सबके लिए डिनर बनाने में लग जाता है। गैन्या भी उसकी मदद करने आता है और पूछता है कि तांजिरो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है, और तांजिरो कुछ याद कर शांत हो जाता है, जिसके लिए गैन्या उससे माफी मांगता है। उसे यकीन था कि तांजिरो ये कर लेगा। अगली सुबह तांजिरो फिर से बोल्डर के पास जाता है। सबसे पहले वो अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को याद करता है और फिर रेंगोकू की कही बात को दोहराता है कि अपने दिल की अग्नि जलाए रखो। इससे तांजिरो का डीमन स्लेयर मार्क मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी तांजिरो बोल्डर को नहीं हिला पाता। तभी जेनित्सु और इनोसुके भी यहाँ आ जाते हैं। असल में तांजिरो 1 घंटे पहले ही ट्रेनिंग करने आ गया था। तांजिरो अब फिर से उसी प्रोसेस को बार बार दोहराता है, जिससे उसके शरीर में बहुत ताकत आ जाती है और डीमन स्लेयर मार्क भी प्रकट हो जाता है। इसके बाद तांजिरो धीरे धीरे उस बोल्डर को धकेलने लगता है, जो देख इनोसुके और जेनित्सु हैरान थे। तांजिरो अब बिना रुके उस बोल्डर को धकेलता ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुजान सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम दिखते कैसे हो उबुयाशिकी, और तुम्हारा प्लान क्या है?
और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड ने मांगा का एक चैप्टर अच्छे से कवर किया है और इसमें बहुत कम नए सीन्स थे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले एपिसोड में हमें ग्योमी के पास्ट के बारे में पता चलेगा और फिर जो आखिर का एपिसोड होगा उसमें तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। खैर अगला एपिसोड मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।